बच्चों लाइट को सबसे पहले न्यूटन ने डिफाइन करा था और उस थ्योरी को हम लोग न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, जिसके अनुसार लाइट को पार्टिकल काउंट करा गया था। यानी कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार हम लोग लाइट को मानते थे स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, और इस थ्योरी के अनुसार हम लोग लाइट के कई सारे फेनोमेनन को एक्सप्लेन भी कर पाते थे, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में जब लाइट के कई और फेनोमेनन के बारे में हम लोगों ने जाना, जैसे कि डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस वगैरह, तो हम लोग ये पाए कि अगर हम लोग लाइट को पार्टिकल मानेंगे तो लाइट इस तरह के फेनोमेनन जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह नहीं दे पाएगा। यानी कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट फेल हो गया इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने में। इस वजह से बाद में न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को डिस्कार्ड कर दिया गया, छोड़ दिया गया, और बाद में वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। और इस थ्योरी को हम लोग मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, जहां पर हम लोग मानते हैं कि सबसे पहली बात कि लाइट जो होता है वेव है और एनर्जी का फॉर्म है। क्लियर है? लाइट क्या है? वेव है और एनर्जी का फॉर्म है। और यहां पर जो विशेष बात होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेकर, नाम से भी पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से समझना बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली होता क्या है। तो जब किसी सर्टेन रीजन में, स्पेस में, हम लोग साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि किसी सर्टेन रीजन में साथ साथ, हम लोग यहां पर शब्दों को बार बार बोल रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाए, किसी सर्टेन रीजन में साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस हो और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इसे हम लोग ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, आपके सामने हो गया ये, और ये जो है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक सर्टेन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, और दोनों का दोनों, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों का दोनों ऑसिलेटिंग हो। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है फिर घट रहा है, घटते घटते निगेटिव डायरेक्शन में भी चला गया, फिर बढ़ते गया, ऐसे गया, फिर घटते गया, फिर बढ़ते गया, मतलब इस तरह से ऑसिलेटिंग। वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी ऑसिलेटिंग है, ऐसे बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो फिर से एक बार, यदि किसी सर्टेन रीजन में हम लोग साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करें, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर और दोनों ऑसिलेटिंग, तो वहां पर इन दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा, जो कि मूव करेगा इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे प्रोपगेट करेगा। क्लियर है? ऐसे प्रोपगेट करने का मतलब क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो गया, और इसे आप लोग देखना चाहो तो इस तरह से देख सकते हो। इन्हीं चीजों को यहां पर मैं फिगर में दर्शा रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लाइन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है, और यहां पर हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। गौर से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ही मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 था, फिर इतना हो गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, फिर घटना शुरू हो गया। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटते घटते फिर 0 हो गया, फिर निगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाने लगा, निगेटिव डायरेक्शन में फिर बढ़ा, फिर घटने शुरू हो गया, फिर 0 हो गया, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरह से जाने लगा, और फिर घटना शुरू हो गया, फिर निगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो आप लोग देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से बोर्ड के प्लेन में, बोर्ड का प्लेन है, क्लियर है, बोर्ड का जो प्लेन है उस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है। ये मत समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है ये, और ऊपर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये ग्राफ ऐसे लिख रखा है।
अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड इसी के परपेंडिकुलर, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी के परपेंडिकुलर यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इस लाइन से दर्शाए हैं। ये बी जो है एक्चुअली इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इधर नहीं जा रहा है। ये बी से मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप लोग रिप्रेजेंट करो, ये बी एक्चुअली ऐसे परपेंडिकुलर है। अब यहाँ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये भी ऐसे ऊपर निकल रहा है, ऊपर निकला, ऑसिलेटिंग है ना, तो ये ऊपर निकला फिर नीचे गया, फिर नीचे में बढ़ा, फिर यहां से फिर ऊपर निकला, फिर नीचे गया, फिर अंदर ही बढ़ा, फिर यहां से ऊपर निकला, फिर नीचे गया। तो उस चीज को रिप्रेजेंट हम लोग मान लो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना कि उस चीज को, ये मैग्नेटिक फील्ड को 3 डायमेंशनल फिगर तो यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसी 3 डायमेंशनल फिगर के को इमेजिन कर लेते हैं हम लोग कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा, तो अब देखो यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है। दिखा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अभी बढ़ा फिर घटते गया, अब नीचे उस दिशा में, पीछे के डायरेक्शन में बढ़ा फिर घटना शुरू हो गया, क्लियर है। फिर इस डायरेक्शन में से बढ़ा घटना शुरू हो गया। उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या क्या, 2 बात। If in a certain region we simultaneously मतलब साथ साथ produce electric field as well as magnetic field, electric field भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, और बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एंड ऑसिलेटिंग मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, दोनों परपेंडिकुलर है और ऑसिलेट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है घट रहा है साथ साथ। देन देयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल फॉर्म, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि प्रोपगेट करेगा इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हुआ, ये। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ electromagnetic wave. Okay, this is actually direction of propagation of electromagnetic wave इस डायरेक्शन में प्रोपगेट होता है। यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बनेगा वो इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों के परपेंडिकुलर तो ये डायरेक्शन भी है और दोनों के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन भी है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस दिशा में जाएगा कि इस दिशा में जाएगा। तो इस सवाल का जवाब होता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के अनुसार हम लोग ये जो हाथ है ना, ये हाथ के डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं और हाथ को मोड़ते हैं किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। आगे की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हाथ है, हाथ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें और इसे मोड़ रहे हैं किधर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये अंगूठा जो होता है ना, ये अंगूठा एक्चुअली देता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर जाएगा ना कि इधर जाएगा। और इस राइट हैंड रूल को हम लोग मार्कर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये चीज आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे ऐसे, ठीक है ना, ये 3 उंगलियों को परपेंडिकुलर रखें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रूप में। तो आप लोग, ये अंगूठा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला जो तर्जनी या जो बोलते हैं इसे, ये अंगूठा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा होगा, ये वाला आप लोग यहां भी देख रहे होंगे, अंगूठा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बी जो है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, वो इस उंगली के डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो ये वाला उंगली जो है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इतना तो हम लोग समझे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन चैप्टर के दौरान हम लोग सामान्य तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सिंपल वेव के रूप में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मतलब जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन करने के लिए हम लोग कौन कौन से टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम लोग याद भी करते चले जाते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग 5 टर्म्स का इस्तेमाल करके डिफाइन करते हैं। वो 5 टर्म क्या क्या है, तो वो एक बार आप लोग देख लो। वो सबसे पहला टर्म जो है उसे हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, जिसे हम लोग स्मॉल लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये जो दूसरा टर्म है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैरेक्टराइज करने के लिए, वो दूसरा टर्म है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो होता है उसे हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है।
ये जो चौथा टर्म है, इस चौथे टर्म को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी या स्पीड, और उसे हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। ये जो पांचवा टर्म है, जिस चीज का इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैरेक्टराइज करते हैं, वो पांचवा टर्म होता है वेव नंबर। और वेव नंबर जो है उसके अलावे हम लोग एक और टर्म का इस्तेमाल करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैरेक्टराइज करने के लिए, और वो टर्म है हम लोगों का एम्पलीट्यूड। ओके, दिस इज व्हाट एम्पलीट्यूड। तो मेरी तो सलाह ये है आप लोगों से कि आप लोग अभी के अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को मुंह ज़बानी याद भी कर लो। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैरेक्टराइज करने के लिए हम लोग 5 टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। वो पांचों टर्म क्या क्या है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड या वेलोसिटी जिसे हम लोग बोल सकते हैं, वेव नंबर और एम्पलीट्यूड। अब हम लोग देखते हैं ये पांचों टर्म का अर्थ क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं वेवलेंथ को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वेवलेंथ की। तो यहां पर अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो आप लोग जानो कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये जो हाइट है ना, इन हाइट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? क्रेस्ट। ये तो पहले से भी जानते होंगे। और ये जो डेप्थ है ना, इन सारे डेप्थ को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? इन सारे डेप्थ को हम लोग नाम देते हैं ट्रॉ। ओके, तो ये क्रेस्ट हो गया और ये क्या हुआ? ट्रॉ। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 2 कंसेक्यूटिव ट्रॉ या फिर 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है ना, उसी दूरी को हम लोग सिंपली क्या नाम दे देते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ मींस व्हाट? For any electromagnetic wave, the distance between 2 consecutive crests or 2 consecutive trough is called wavelength of that particular electromagnetic wave. अब सवाल आता है कि what are the different units that is used to measure wavelength of any electromagnetic wave? तो यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें तो वेवलेंथ जो है ये एक तरह का लेंथ है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा? आप लोग खुद से बोलो, यूनिट्स ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ का यूनिट जो होगा वो क्या क्या हो सकता है? सबसे सिंपल यूनिट तो मीटर ही होगा। हम लोग इस लेंथ यानी कि वेवलेंथ को मीटर में मेजर कर सकते हैं, और ये एक्चुअली एसआई यूनिट है, ठीक है ना। मीटर के अलावे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के अलावे हम लोग क्या लिख सकते हैं? मिलीमीटर। मिलीमीटर के अलावे हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइक्रोमीटर या माइक्रोन भी जिसे हम लोग बोलते हैं। माइक्रोमीटर को सिंपली म्यू से भी कभी कभी आप लोग को देखने को मिलेगा। मिली माइक्रोन, मिली माइक्रोन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। पिकोमीटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नैनोमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगस्ट्रॉम से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्मी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा बहुत सारा यूनिट होता है जिस यूनिट से हम लोग वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें संबंध क्या है? तो आप लोग जानो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 1 सेंटीमीटर इज एक्चुअली 10 टू द पावर -2 मीटर। ओके, इन सारे यूनिट को हम क्या कर रहे हैं कि मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर जो होता है बच्चों वो कितना होता है? 10 टू द पावर -3 मीटर के बराबर। 1 माइक्रोमीटर या सिंपली 1 माइक्रोन जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 10 टू द पावर -6 मीटर। 1 मिली माइक्रोन की अगर हम लोग बात करें तो मिली माइक्रोन जो होता है, तो माइक्रोन का मिली, मिली मतलब 10 पावर -3 और माइक्रोन तो 10 पावर -6 इंटू 10 पावर -3 दैट इज 10 टू द पावर -9 मीटर। ओके, पिकोमीटर जो होता है वो कितना? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। ओके, नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। और 1 फर्मी जो होता है ना, एक्चुअली 1 फर्मी जो होता है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर, जिसको कि हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाले लेक्चर में भी देख चुके हैं। क्योंकि न्यूक्लियस के साइज को हम लोग फर्मी में मेजर करते हैं और किसी भी एटम के साइज को हम लोग सामान्य तौर पर एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। उन वीडियोस का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो ये बातें थी क्या चीज को लेकर? वेवलेंथ को लेकर। लेकिन इसके साथ एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना, उसको हम लोग गिनती भी कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। वो कैसे? आप लोग ध्यान से देखना। जैसे मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। तो गौर से देखो कि यहां से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनिशिएट हुआ और ये कंप्लीट कहां पर हो रहा है? ये गया एक क्रेस्ट
और एक ड्रॉप पूरा हुआ, दिस इज एक्चुअली वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इसी तरह से यहां पर शुरू हुआ और यहां पर खत्म हुआ, तो ये सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ। इसी तरह से यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म होने पर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये जो है दिस इज सातवां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये एडिशनल है। अगर मान लो ये वेव ऐसे करके रहता तो बताओ, तो यहां से यहां कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं कि हाफ, क्योंकि कंप्लीट तो ऐसा होता है यहां तक जाता तब ना, यहीं तक है, तो ये हाफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए यहां से यहां कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसे काउंट करके बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7.5, यानी कि यहां पर 7.5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर आप लोगों से लंबाई पूछी जाए तो दैट इज इक्वल टू 7.5 लैम्डा। ओके, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लंबाई एक्चुअली वेवलेंथ के बराबर होती है। तो 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की लंबाई 10 लैम्डा, 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की लंबाई 5 लैम्डा। Since here 7.5 electromagnetic waves are present, that's why the length of this particular wave is actually 7.5 lambda. Okay student, अब बच्चों हम लोग बात फ्रीक्वेंसी की करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात करने के पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का रियल मीनिंग क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़कर। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है, जैसे कि आप लोग किसी मॉल को कंसीडर करो, मॉल का गेट होता है, तो वहां पर आप लोग देखोगे कि एक व्यक्ति जो है वो मेटल डिटेक्टर लेकर खड़ा होता है और आप लोगों को बोलता है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ गेट है, उस गेट को पास करके आप लोग आओ। तो ये गेट एक्चुअली होता क्या है, दिस गेट इज नॉट एक्चुअली मेटल डिटेक्टर, इट मे और मे नॉट बी, लेकिन यहां पर ये जो गेट है ये सामान्य तौर पर काउंटिंग मशीन की तरह काम करता है। काउंटिंग मशीन कि एक पर्टिकुलर दिन में मॉल के अंदर कितना व्यक्ति आया और मॉल के बाहर कितना व्यक्ति गया। तो ये काउंटिंग मशीन की तरह कैसे काम करता है, तो आप लोग गौर करोगे कि उस गेट में सम लाइट एक्टिव रहता है जो कि आप लोगों को नहीं दिखेगा बिकॉज दे आर नॉट विजिबल लाइट। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होता है और दूसरे साइड एक रिसीवर लगा हुआ रहता है। तो जब कोई भी व्यक्ति इसको क्रॉस करेगा तो आप लोग देखो क्या होगा कि ये लाइट जो यहां से निकलकर इस रिसीवर पर जा रहा था, अब बीच में आदमी आ गया तो ये डिस्कनेक्ट होगा। जैसे डिस्कनेक्ट होगा रिसीवर को लाइट नहीं मिलेगा, वो 1 काउंट करेगा। ओके, और जैसे ये व्यक्ति पास हो गया फिर से लाइट मिलने लगा रिसीवर को, फिर लाइट एक्टिव हो गया, फिर यहां से दूसरा व्यक्ति गया तो एक बार फिर से डिस्कनेक्ट होगा, तो ये 2 काउंट करेगा। इस तरह से जितना आदमी इधर से पार होगा उतना ये काउंट करेगा। तो समझ गए ये काउंटिंग की तरह कैसे काम करता है। इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर रिसीवर यहाँ या लाइट एमिटिंग सोर्स यहाँ है, या ऐसा भी हो सकता है रिसीवर ऊपर हो लाइट एमिटिंग सोर्स नीचे हो, कहीं भी हो। उसका काम क्या होता है कि जैसे उसके थ्रू कोई पर्सन पास होगा वहां पर लाइट डिस्कनेक्ट होगा, जिस वजह से वो काउंट करेगा 1। इसी तरह से ये काउंटिंग मशीन की तरह काम करता है। इस तरह से मॉल का ऑनर जो होता है ये पता कर सकता है कि इस पर्टिकुलर डे में कितना व्यक्ति इस मॉल के अंदर आया। तो आप लोग इस चीज को विजुलाइज भी करते होंगे जनरल लाइफ में कि जब भी कभी आप लोग किसी शॉपिंग मॉल में या फिर किसी दुकान में या फिर रेलवे स्टेशन वगैरह में जाते होंगे तो वहां पर जो भी इन्विजिलेटर होते हैं वो आप लोगों को मना करता होगा कि जिस रास्ते से आप लोग आए उस रास्ते से जाने में, क्योंकि जिधर से आप लोग इंटर करते हो ना, निकलने के लिए कोई और रास्ता होता है, उससे निकलने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग यहीं पर इस वाले गेट से एक बार आए और वहीं से पास हो गए, दोबारा वापस चले गए, तो क्या होगा कि मॉल के अंदर तो आप आए नहीं, लेकिन ये 2 काउंट कर लेगा। कैसे? क्योंकि ये थोड़े ही देख रहा है रिसीवर की इधर से आदमी गया या इधर से गया, वो लाइट एक बार भी डिस्कनेक्ट हुआ तो वो काउंट कर लेगा। इसीलिए एक तरफ आने के लिए बोला जाता है इस गेट के थ्रू, जिससे कि वो एक्चुअल फिगर में काउंटिंग कर सके। तो यहां पर अपने को तो समझाना फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मान लेते हैं इस मॉल के अंदर एक दिन में 5000 आदमी जो है वो अंदर आया, तो यहां पर पूछा जाएगा कि इस मॉल की फ्रीक्वेंसी कितनी है पर मिनट। तो कैसे निकालोगे, या पर आवर या पर डे। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो पर डे अगर निकालना होगा तो वो 5000 होगा। फ्रीक्वेंसी जो है पर आवर अगर निकालना होगा तो ये क्या होगा, 5000 डिवाइडेड बाय 24। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी अगर पर मिनट निकालना होगा बच्चों तो क्या होगा, 5000 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60। ओके, और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड अगर आप लोगों से पूछे तो क्या होगा, 5000 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी करने का मतलब प्रति सेकेंड या प्रति मिनट या प्रति आवर, यानी कि
पर यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का कोई भी यूनिट हो तो पर यूनिट ऑफ टाइम जितना नंबर ऑफ बॉडी या पार्टिकल या लाइट क्रॉस किया किसी सर्टेन पॉइंट को तो उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? कि किसी सर्टेन पॉइंट को अगर एक व्यक्ति 50 व्यक्ति एक सेकंड में पार कर गया तो उस व्यक्ति का फ्रीक्वेंसी 50 हो जाएगा। 50 मार्कर क्रॉस कर गया इस पॉइंट को तो इस मार्कर का फ्रीक्वेंसी 50 हो जाएगा। और यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 50 इधर से उधर क्रॉस कर गया एक सर्टेन पॉइंट को एक सेकंड में तो फ्रीक्वेंसी जो है 50 पर सेकेंड इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हो जाएगा। इस तरह से मैं इसलिए समझाता हूं कि चीजें आप लोगों को सामान्य लगे, कुछ विशेष नहीं लगे। फ्रीक्वेंसी कुछ विशेष चीज होता ही नहीं है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को काउंट करने के लिए सीखा। तो मान लो ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप लोग इसको काउंट करके बताना मुझे। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पॉइंट को क्रॉस करता है 1 घंटे में। ठीक है, यहां से यहां तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 घंटे में क्रॉस किया तो पूछा जाएगा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप लोग कैसे बताओगे? पहले गिनती कर लेते हैं। तो यहां से यहां हो गया 1, फिर ऐसे गया तो 2, फिर ऐसे गया तो 3, फिर ऐसे गया तो 4 और इतना जो है ये क्या हो गया 4.5। ठीक है ना? यानी कि यहां से यहां तक कुल मिलाकर 4.5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और 4.5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इस पॉइंट को क्रॉस करता है 1 घंटे में। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 4.5 डिवाइडेड बाय 1 पर आवर, है ना? लेकिन अगर इसी फ्रीक्वेंसी को पर सेकेंड या पर मिनट पूछा जाए तो क्या होगा 4.5 1 घंटे में क्रॉस किया यानी कि 60 मिनट में डिवाइडेड बाय 60 तो ये क्या हुआ पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पॉइंट को क्रॉस किया या किसी भी पॉइंट को। ठीक है, तो यहां पर इसको पर मिनट है, सॉरी ये क्या हो गया पर मिनट। अब इसी को पर सेकेंड बोला जाएगा, 4.5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। अब एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कुछ भी अलग नहीं। आप लोग देखो डेफिनेशन जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन होता क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वेव्स दैट विल पास a certain point in unit interval of time is called frequency of that particular electromagnetic wave। उसी बात को अंग्रेजी में बोल दिया है बस कि किसी certain point को यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में जितना नंबर ऑफ वेव क्रॉस करेगा उसे ही बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है कि व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या क्या यूनिट हो सकता है? तो फ्रीक्वेंसी का कोई यूनिट जो है होगा तो वो हमेशा टाइम के यूनिट के टर्म में होगा। जैसे कि यही तो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट, पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड, पर डे, यही फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो यहां पर लिख देते हैं यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे न्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या क्या हो सकता है बताओ? पर डे, डे पर पावर -1। ओके, तो पर डे हम लोग बोल सकते हैं या फिर पर मिनट भी बोल सकते हैं, नहीं पर आवर भी बोल सकते हैं, पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? पर डे, पर मिनट, पर आवर, पर सेकेंड, पर ईयर, ऐसा भी बोल सकते हैं। सिर्फ याद रखना जो SI यूनिट है फ्रीक्वेंसी का वो क्या होता है पर सेकेंड, और उसे हम लोग हर्ट्ज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक्चुअली हर्ट्ज इज पर सेकेंड। ठीक है, अगर कहीं पर क्वेश्चन में दिया है देयर इज अ सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि किसी सर्टेन पॉइंट को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना 400 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रॉस करेगा 1 सेकेंड में। ठीक है ना? 400 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? किसी सर्टेन पॉइंट को 400 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रॉस करेगा कितने समय में? 1 सेकेंड में। और इसे ही हम लोग हर्ट्ज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। हर्ट्ज या पर सेकेंड एक्चुअली कॉल्ड SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कभी कभी कहीं पर बुक में आप लोगों को लिखा रहेगा साइकिल पर डे, ओके, ऐसा भी लिखा हो रहेगा। यहाँ पर डे के बजाय फ्रीक्वेंसी ऑफ का यूनिट जो है साइकिल पर डे, साइकिल पर मिनट, साइकिल पर आवर, साइकिल पर सेकेंड, या सीधा CPS लिखा हुआ है। CPS का मतलब क्या हुआ? साइकिल पर सेकेंड। कुछ भी अंतर नहीं है, चीज वही है, एक्सप्लेनेशन
या रिप्रेजेंटेशन अलग है, ठीक है ना। साइकिल पर सेकेंड बोलो या सिंपली पर सेकेंड बोलो या हर्ट्ज बोलो, सब एक ही है। लेकिन अगर आप लोगों से बोल दे कि कन्वर्ट, क्वेश्चन बना के दे दिया, कन्वर्ट साइकिल पर डे इनटू सीपीएस, साइकिल पर सेकेंड, तो अभी हम लोगों ने देखा पर आवर को, पर डे को कैसे पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, पर आवर को कैसे पर मिनट में कन्वर्ट करते हैं, पर मिनट को पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहां पर देखो साइकिल पर डे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, जैसे x साइकिल पर डे है तो क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय एक दिन में कितना घंटा, 24 गुना कितना सेकेंड, 3600, ठीक है ना। x डिवाइडेड बाय 24 इंटू 3600 सीपीएस या हर्ट्ज या पर सेकेंड, इस तरह से होता है। और यूनिट आप लोगों को अच्छे से समझना है, और यूनिट पर इसलिए यहां पर समय दिया जा रहा है कि क्वेश्चंस जो आगे न्यूमेरिकल वगैरह आप लोगों को मिलेगा इस टॉपिक पर, उस न्यूमेरिकल का टफनेस सिर्फ और सिर्फ यूनिट के कन्वर्जन में छिपा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यूनिट आप लोग फ्रीक्वेंटली या इजिली कन्वर्ट कर सको तो क्वेश्चन में फिर दम वम नहीं रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं बच्चों स्पीड पर। स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ नया चीज नहीं है, जो आप लोग स्पीड या वेलोसिटी के बारे में जानते हो बस वही चीज यहां पर भी है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो दिस इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। कि यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में जितनी दूरी तय करेगा कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसे ही हम लोग उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड या फिर वेलोसिटी बोल देंगे। तो कुछ नया दिखा क्या, आप लोग ऐसे भी बोला जाए कि इस कार की स्पीड निकालो, तो कार की स्पीड क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पर्टिकुलर कार इन यूनिट टाइम या पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड, वही उसका स्पीड हो जाएगा। बस वही कुछ यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी होता है, यानी कि फॉर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ओके। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि कार की स्पीड बार बार बदल जाती है, ट्रेन की स्पीड बदल जाती है, आप लोगों के पढ़ने की स्पीड बदल जाती है, मेरे वीडियो अपलोड करने की स्पीड बदल जाती है समय के साथ। लेकिन लाइट एक ऐसा चीज है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग बोल दे रहे हैं, जिसका स्पीड कभी नहीं बदलता है। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्टेन मीडियम। कि अगर हम लोग मीडियम फिक्स रखें, मीडियम वाली बात यहां पर क्या आ गई कि अगर हम लोग वैक्यूम में बात करें तो उसकी बात अलग होगी, एयर में बात करें तो उसकी बात अलग होगी, ग्लास में हम लोग बात करें तो उसकी बात अलग होगी, वाटर में लाइट मूव कर रहा है तो उसकी बात अलग होगी। लेकिन अगर मीडियम फिक्स है, यानी कि पानी है तो सिर्फ पानी की ही बात कर रहे हैं, लाइट है, लाइट जो पानी में मूव करेगा वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। लेकिन लाइट की स्पीड बदल जाएगी ग्लास में, लाइट की स्पीड बदल जाएगी एयर में, लाइट की स्पीड बदल जाएगी वैक्यूम में। तो आप लोग जानो कि स्पेस में, इन स्पेस द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इसे अभी के अभी याद कर लो। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो मुझे याद ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा याद कर लो कि लाइट की स्पीड जो होती है दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में है, किलोमीटर में इसे कन्वर्ट करोगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। आवर में कन्वर्ट करोगे डिवाइडेड बाय 3600 कर दो, यानी कि वो तो यूनिट कन्वर्जन की बात है। यूनिट कन्वर्जन पर बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन उसी से टफ होता है, इसलिए आप लोग फ्रीक्वेंटली यूनिट कन्वर्जन करना जानो, और जानते भी होंगे आप लोग मेरे ख्याल से। तो लाइट का स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये तो याद है। अब इस याददाश्त में एक चीज ऐड कर लेते हैं कि ये जो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, ये स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में या फिर स्पेस में, फ्री स्पेस में, जहां पर कुछ और मटेरियल नहीं है। एक्चुअली लाइट जो होता है ना, दैट इज नॉट मैटर वेव। लाइट को हम लोग मैटर वेव नहीं मानते, और जितना भी तरह का वेव होता है ना उसी को एक्चुअली हम लोग दो तरह से बांटते हैं। इन चीजों को हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जितने भी तरह के वेव होते हैं ना उसे हम लोग दो तरह से बांटते हैं, एक को बोलते हैं मैटर वेव और दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन मैटर वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? मैटर वेव रिक्वायर एनी मीडियम और मटीरियल टू मूव। मैटर वेव को चलने के लिए कोई मीडियम चाहिए, जैसे कि साउंड है ना, मेरी आवाज जो आप लोगों तक पहुंच रही है, इसे आप लोगों तक पहुंचने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे और आपके बीच वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, कोई मैटर नहीं रहेगा, तो साउंड यहां से वहां ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तो साउंड क्या हो गया? मैटर वेव हो गया। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग देखेंगे जस्ट आज के ही लेक्चर में कि कई तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, विजिबल रे,
रेडियो वेव्स वगैरह। तो इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम या मैटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस बात को आप लोग जानो। लेकिन मैटर या मीडियम में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रफ्तार जो है ना वो बदल जाता है। कैसे बदल जाता है ये तो मैंने बताया स्पेस में, यानी कि कुछ नहीं है तो स्पीड इतना है, कुछ रहेगा ना तो स्पीड घट जाता है। ये आप लोग भी सोच सकते हो, खाली मैदान में आप लोगों को दौड़ने के लिए बोला जाए, आप लोग मैक्सिमम स्पीड से मूव करोगे, लेकिन उसी मैदान में पानी बीच में लगा हुआ है, अब बोलेंगे उस पानी में आप लोग मूव करो, ऑब्वियस सी बात है स्पीड घटेगी। तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है एक्चुअली कि मीडियम की डेंसिटी या सघनता कितनी ज्यादा है। जैसे कि ये तो हो गया वैक्यूम में, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग एयर में बात करें तो एयर की सघनता तो वैक्यूम से ज्यादा होनी है, तो एयर में लाइट का स्पीड थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, होगा कि नहीं, थोड़ा ही रिड्यूस होता है। इसलिए हम लोग एयर में लाइट का स्पीड लगभग इतना ही मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअली लाइट का स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है एयर में, लेकिन मान के चलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट और कम हो जाएगा, ग्लास की बात करें तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट और कम हो जाएगा, डायमंड में भी लाइट मूव करता है तो डायमंड में लाइट का स्पीड और कम हो जाएगा। तो पूछा जाए कि लाइट का स्पीड, जैसे मान लेते हैं ये वैक्यूम है, लाइट का स्पीड ये मान लेते हैं एयर है, लाइट का स्पीड हम लोग मान लेते हैं वाटर है, लाइट का स्पीड हम लोग मान लेते हैं ग्लास है, लाइट का स्पीड हम लोग मान लेते हैं डायमंड है। बताओ तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होगा? वैक्यूम में, उससे कम एयर में, उससे कम वाटर में, उससे कम ग्लास में, और सबसे कम जो होगा वो डायमंड में लाइट का स्पीड या फिर वेलोसिटी होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी कि लाइट का स्पीड बदलता है कब? जब मीडियम बदलेगा। अब यहां पर दो चीज आपको अपने दिमाग में ऐड करना है अभी के अभी। किसी भी लाइट का जो कलर होता है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। याद हुआ? यानी कि कलर इज एक्चुअली आइडेंटिटी ऑफ ए लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। कि कोई भी लाइट है, कोई लाइट है उसका कलर रेड है, दूसरा लाइट है उसका कलर ग्रीन है, तो इन दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। और ये ग्रीन है, दूसरा कहीं और पर ग्रीनी है, तीसरा कहीं और ग्रीनी है, चौथा ग्रीन है, पांचवा ग्रीन है, छठा ग्रीन है, सातवां ग्रीन है, तो कोई भी ग्रीन कलर का लाइट रहेगा सबका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी और कलर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। तो फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो कलर बदलेगा, कलर बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी बदलेगा। ठीक है, इतना समझे? अब आप लोग को जानो कि मीडियम बदलने के बाद, जैसे कि अभी कोई लाइट जो है एयर में ट्रेवल कर रहा है, अभी वही लाइट घुस गया कहां पर? ग्लास में। ठीक है ना, अभी एयर में है, यहां पर हम फिगर बनाते हैं, ये जो है इधर ग्लास है, ठीक है, ये इधर ग्लास है और इधर जो है थोड़ा ऊपर बनाते हैं, जगह की जरूरत है हमको। यहां पर मान लेते हैं ये क्या है? ग्लास, और ये क्या है बच्चों? एयर। इधर ग्लास है, इधर एयर है। लाइट इधर से आया, इधर गया। याद करो जल्दी से, मीडियम बदला तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा, किधर घट जाएगा? ग्लास में लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। याद हुआ? ग्लास में लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। कलर नहीं चेंज होता है, याद करो, कलर मीडियम बदलने से नहीं चेंज होता। और कलर किससे इंटर रिलेटेड था? फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होता है मीडियम बदलने से। एकदम दिमाग में ठूस लो इस बात को कि जब लाइट का मीडियम बदलता है तो स्पीड बदलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और कलर कभी नहीं बदलता है। एम्पलीट्यूड की बात, सॉरी, ये वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करें तो वेवलेंथ बदल जाता है। ठीक है ना? वेवलेंथ कैसे बदलता है आप लोग विजुअलाइज करो। एयर है, अभी लाइट ऐसे चल रहा है, ठीक है, दिखा? ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे चल रहा है, दिख रहा है, लेकिन जैसे ग्लास आएगा ना तो ये दब जाएगा। ठीक है ना? इसको आप इस तरह से समझो कि ये बच्चा सब है, ये बच्चा सबको हम लोग दौड़ने के लिए बोले, ये सब बच्चा आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये सारे बच्चे आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। और पानी में जैसे घुस जाएगा, सॉरी, एयर से वाटर या ग्लास जो है, पानी में जैसे ये बच्चा सब जाएगा, तो बताओ तो ज्यादा सघन होने के वजह से ये बच्चा सब के बीच की दूरी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि ये सब एक दूसरे में कंप्रेस जैसा हो जाएगा ना, इधर से इधर मूव कर रहा है तो कंप्रेस जैसा हो गया, तो पॉइंट के बीच की दूरी घट जाती है। तो इस तरह से इसलिए बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में आप लोग याद भी रख सको इन चीजों को। ठीक है, तो यानी कि रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जब लाइट मूव करता है तो क्या होता है? एम्पलीट्यूड देखो तो विजुलाइज करो, दब गया मतलब एम्पलीट्यूड घट गया, सॉरी, वेवलेंथ जो है वो बढ़ गया कि घट गया? घट गया। वेवलेंथ क्या होता है? दो क्रेस्ट के बीच की दूरी, अभी इतनी थी, अभी दो क्रेस्ट के बीच की दूरी, बताओ तो बढ़ गई या घट गई? तो मीडियम डेंस होने के वजह से
वेवलेंथ घट जाता है। तो मीडियम रेयर होने की वजह से मान लो लाइट इधर आता तो क्या होता, वेवलेंथ बढ़ जाता। यानी कि मीडियम जैसे डेंस होगा तो वेवलेंथ घटेगा। तो यहां पर बताओ कि अगर वही लाइट वैक्यूम में चल रहा है या फिर एयर में चल रहा है, वाटर में चल रहा है, ग्लास में चल रहा है और डायमंड में चल रहा है, तो उस लाइट के सेम लाइट के वेवलेंथ को अगर हम लोग लैम्डा भी से रिप्रेजेंट करें, लैम्डा ए से रिप्रेजेंट करें एयर में, लैम्डा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करें वाटर में, लैम्डा ग्लास से रिप्रेजेंट करें ग्लास में, लैम्डा डी से रिप्रेजेंट करें डायमंड में, तो बताओ तो यहाँ पर वेवलेंथ बताओ तो सेम लाइट का किधर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि वेवलेंथ जो होगा वैक्यूम में ज्यादा होगा और डायमंड में कम होगा। तो ये जो वेवलेंथ है वो कुछ इस तरह से वैरी करता है। तो यहाँ पर स्पीड का वेरिएशन और वेवलेंथ का वेरिएशन देखो आप लोग सेम ऑर्डर में, यानी कि अगर हम लोग रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ जाएंगे तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों का दोनों घटेगा, और अगर हम लोग डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएंगे तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों का दोनों बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट, लेकिन अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहां पर न्यू भी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वाटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ग्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डायमंड। तो ध्यान रखना कि मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, नहीं। यानी कि मीडियम बदला तो फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ कलर जो होता है वो कभी नहीं चेंज होगा मीडियम बदलने से। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने बातों को अच्छे से समझा होगा। तो इस वेरिएशन से एक चीज तो क्लियर हुआ कि ये जो स्पीड है ये वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो तो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, ये जो है स्पीड ये वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर अलग अलग मीडियम की हम लोग बात करें तो स्पीड जो होता है दिस इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जिस वजह से अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के टर्म को हटाते हैं तो हम लोगों को मिलता क्या है, न्यू एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ओके, तो यहां पर C जो है दिस इज स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum and maybe different value in different medium। और न्यू जो है दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और लैम्डा जो है ये बच्चों क्या है, वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन को हम लोग एक और तरह से स्टैब्लिश कर सकते हैं, और वो कैसे, अगर मीडियम सेम रहे, मीडियम नहीं बदले तो क्या नहीं बदलता है बच्चों, ध्यान रखना, मीडियम अगर फिक्स है तो स्पीड ऑफ लाइट कैन नेवर बी चेंज, मीडियम फिक्स है तो स्पीड ऑफ लाइट कैन नेवर बी चेंज। तो उस आधार पर अगर हम लोग C को कांस्टेंट मान लें तो वेवलेंथ इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये आप लोगों को याद रखना है। या उल्टा भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेवलेंथ, है कि नहीं। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का टर्म हटाकर अगर हम लोग लिख दें C इज कांस्टेंट दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, तो हम लोगों को यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं न्यू, प्रोपोर्शनलिटी का टर्म हटा देंगे तो C बाय लैम्डा। तो बताओ तो न्यू को इस साइड कर दें या लैम्डा को इस साइड कर दें तो इक्वेशन वैसा ही आएगा कि नहीं आएगा, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूला को आप लोग याद करो, और हमेशा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है चाहे मीडियम बदले या फिर लाइट का कैरेक्टर ही बदल जाए, यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट ही क्यों ना आ जाए। तो यहां पर हम लोगों को सिर्फ दिमाग में ये बात डाल लेना है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि आप लोगों को दो वेव दिया हुआ है और एक का वेवलेंथ ज्यादा है एक का वेवलेंथ कम है, तो सोचना नहीं है, जिसका वेवलेंथ कम है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग कंपेयर करें तो। यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है और वो होता है मोमेंटम से संबंधित। एक्चुअली मोमेंटम को तो लास्ट में मुझे पढ़ाना है जब डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर एक फॉर्मूला डाल दे रहे हैं बस कि स्टिकर्स वगैरह में जो क्वेश्चन मिलेगा मोमेंटम का तो वो आप लोग इजिली कैरी कर सको। मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां लाइट के केस में मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, mc लिख देंगे। m मतलब मास ऑफ लाइट जो कि रेस्ट मास 0 होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे और समझेंगे, और c जो हो गया दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। तो इस mc के बजाय अगर हम लोग मोमेंटम के जगह कैपिटल P रखें, कैपिटल P जो है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम को, तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा होता है। और ये फॉर्मूला भी आप लोग समझ लो और इस फॉर्मूला को अभी आप लोग लिख लो, अपने याददाश्त में डाल लो इस वाले फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला कैसे एस्टेब्लिश हुआ इन चीजों को हम लोग बाद में देखेंगे। यानी कि अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन ऐसा पूछने को मिले
करेंगे कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन दैट इज इक्वल्स टू h बाय लैम्डा। अब यहाँ पर h क्या है, h के बारे में भी हम लोग जस्ट अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। तो h जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है और h का वैल्यू फिक्स होता है, उसे आप लोग याद कर लो 6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ओके, तो ये h का वैल्यू हम लोग याद कर लेते हैं। दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। वेवलेंथ तो आप लोग जान ही रहे हो। अगर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा रख देना, यहाँ पर लैम्डा की जगह c फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो लैम्डा इज इक्वल्स टू c बाय न्यू रख देना। लैम्डा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, c बाय न्यू। तो फॉर्मूला अपने आप कन्वर्ट होते चले जाएगा एक दूसरे में। अब हम लोग बच्चों आते हैं किस चीज पर, वेव नंबर पर। वेव नंबर के बेसिक डेफिनेशन को जाने तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। यानी कि अगर आप लोगों से वेव नंबर पूछा जा रहा है तो वेव नंबर इज नथिंग, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। सही है कि नहीं, यहाँ पर देख लो कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला हो गया वेव नंबर का। ठीक है, तो इस आधार पर यूनिट ऑफ वेव नंबर भी हम लोग देख सकते हैं। यूनिट ऑफ वेव नंबर जिसको हम लोग न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 बाय लैम्डा। लैम्डा का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट। लेंथ का यूनिट मीटर सेंटीमीटर वगैरह कुछ हो सकता है। तो बताओ तो यूनिट ऑफ वेव नंबर क्या होगा, पर मीटर या पर सेंटीमीटर या पर डेसीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब जो है क्या चीज का यूनिट है, वेव नंबर को। लेकिन वेव नंबर का फॉर्मूला तो हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं 1 बाय लैम्डा करके, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज एक्चुअली वेव नंबर मीन्स। तो हम लोग यहाँ पर जाने, जैसे कि ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, ये जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। काउंट करो तो कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लेते हैं। ये जो है कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, 5। और यहां से यहां तक की दूरी जो है ये हम लोग मान लेते हैं दिस इज एक्चुअली 1 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी जो है ये 1 मीटर है। तो 1 मीटर को अगर हम लोग स्टैंडर्ड मान लें तो यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ है ना, तो यूनिट लेंथ में जितने नंबर ऑफ वेव्स होते हैं दैट इज कॉल्ड वेव नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नथिंग एल्स। यानी कि यूनिट लेंथ 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है। तो जो भी स्टैंडर्ड हम लोग मान ले, यहां पर अगर हम लोग ऐसा यूनिट को स्टैंडर्ड मानते हैं तो यूनिट लेंथ यानी कि 1 मीटर में जितना वेव होगा उसे हम लोग वेव नंबर बोलेंगे। तो बताओ तो यहां पर कितना वेव है, 1 2 3 4 5। तो यहां पर वेव नंबर जो होगा न्यू बार इज इक्वल टू 5। 5 क्या यूनिट बताओ, 5 1 मीटर में तो 5 प्रति मीटर, 5 पर मीटर। ओके, तो वेव नंबर इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो 5 यहां पर वेव नंबर आया, तो वेवलेंथ कितना होगा निकाल सकते हो क्या, या तो फॉर्मूला से निकालो या तो डायरेक्ट सोच लो। देखो डायरेक्ट हम निकालते हैं, तो ये 1 मीटर यानी कि कितना होगा 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में कुल मिलाकर 5 वेव है। तो बताओ तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी कि नहीं, क्योंकि 5 वेव है तो 20 20 20 20 20 तब ना 100 सेंटीमीटर होगा। तो वेवलेंथ जो है दैट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। यहां से फॉर्मूला से निकाले तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 1 बाय न्यू बार यानी कि वेव नंबर होगा। तो वेव नंबर हमने निकाला है 5, तो 1 बाय 5 यूनिट है मीटर, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा 1 बाय 5 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100/5 बराबर कितना आया 20 सेंटीमीटर। सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया, आया। अब हम लोग अगर वेव नंबर को अच्छे से समझ चुके हैं तो एक बार क्लियर करके हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर कैसे करेंगे, एग्जांपल देख देख के। तो मान लो एक वेव है, उसकी लंबाई है 2 मीटर। ठीक है, तो बताओ तो वेव नंबर कितना होगा। वेव नंबर होता क्या है, फॉर्मूला से नहीं सोच के, वेव नंबर होता क्या है कि यूनिट लेंथ में जितना वेव है, पूरा वेव का लंबाई है 2 मीटर, ये पूरा वेव है ये 2 मीटर का, तो 1 मीटर में कितना वेव होगा बताओ तो आधा वेव होगा ना, तो व्हाट इज वेव नंबर 0.5। ठीक है, अब मान लो एक वेवलेंथ है, ये है 10 मीटर का, 10 मीटर यहां से यहां है 10 मीटर का, तो बताओ तो 1 मीटर में कितना वेव होगा। एक वेव है पूरा 10 मीटर का, तो 1 मीटर मान लेते हैं इतना सा है, तो 1 मीटर में कितना वेव होगा बच्चों आप लोग सोचो, 10 का 1/10 यानी कि 0.1। ठीक है ना, यानी कि वेव नंबर कितना हो गया 0.1। फिर से करते हैं, मान लेते हैं कोई वेव है वो आधा मीटर का है, ये जो है वेव कितना मीटर का है, आधा मीटर का, तो बताओ तो 1 मीटर में कितना वेव होगा, ऐसा ऐसा आधा मीटर का ये और आधा मीटर का ये, तो मतलब कुल मिलाकर 1 मीटर में 2 वेव होगा। तो 1 मीटर में एक्चुअली जितना वेव होता है उसे ही हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने समझा तो कमेंट जरूर करना। अब यहाँ पर नीचे हम लोग समझते हैं दूसरा एम्पलीट्यूड के बारे में।
एम्पलीट्यूड तो बिल्कुल आसान सा चीज होता है कि अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मीडियन लाइन हम लोगों ने यहां पर खींच लिया, तो क्रेस्ट क्या होता है वो तो आप लोग जान रहे हो, ट्रॉ क्या होता है वो भी जान रहे हो। तो किसी क्रेस्ट की हाइट, ये जो क्रेस्ट है इसकी हाइट कितनी होगी, ये इतनी होगी कि नहीं, या फिर ट्रॉ का डेप्थ, ये ट्रॉ है इसकी डेप्थ कितनी होगी, ये 1 है बराबर, दिस हाइट या दिस डेप्थ is called amplitude. Okay, nothing else. Amplitude क्या होता है, for any electromagnetic wave the height of crest या फिर depth of trough is called what, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एम्पलीट्यूड बदलने से होता क्या है, एपर्चर बदलता है। एपर्चर आप लोग गौर करो कि क्या होगा, कोई होल है, कोई छेद है, इस छेद के थ्रू बताओ तो ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रॉस कर पाएगा, नहीं। इस छेद का डायमीटर अगर स्मॉल d है तो इस यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रॉस करेगा, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो कितने के बराबर हो, d/2 के बराबर, है कि नहीं। आप लोग गौर कर रहे हो, जैसे कि मान लो एक होल है, इस होल से किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपने को क्रॉस कराना है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एम्पलीट्यूड होगी इस होल के रेडियस से छोटी होनी चाहिए टू पास दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर होल। इन चीजों का इस्तेमाल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह जब हम लोग क्लास 12 में फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वहां पर जरूरत होता है, जो कि एक मामूली सा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने समझ लिया होगा कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्रेस्ट की हाइट या फिर ट्रॉ के डेप्थ को हम लोग सिंपली एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये हाइट या डेप्थ जो है ये भी तो एक तरह का लेंथ ही है ना, तो बताओ तो यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होगा। यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड भी क्या हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, डेसीमीटर हो सकता है, पिकोमीटर हो सकता है, एंगस्ट्रम हो सकता है, यानी कि लेंथ का जो सारा यूनिट होता था वो सारा यूनिट जो है वो एम्पलीट्यूड का भी यूनिट होगा, है कि नहीं बच्चों। यहां पर जो शुरू का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स था ना, क्या क्या, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर आते हैं। वेव नंबर के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए और एम्पलीट्यूड के बारे में जानना चाहिए, लेकिन एम्पलीट्यूड का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को शायद देखने को ना मिले। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज को समझ लेते हैं, स्टैंडिंग वेव क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है ये अलग अलग तरह का स्टैंडिंग वेव है, तो स्टैंडिंग वेव को जानने के पहले हम लोग विजुलाइज कर लेते हैं कि इस तरह का वेव हम लोग देखते कहाँ है। तो ये स्टैंडिंग वेव कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये वाला हिस्सा एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्सा भी नहीं है। स्टैंडिंग वेव सामान्य तौर पर मैटर वेव होता है और ये इसका क्वेश्चन वगैरह हम लोगों को देखने को मिलता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर स्टैंडिंग वेव को जान भी लेते हैं, जो कि बहुत टफ नहीं है, बहुत आसानी होता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग वायलिन, गिटार या सितार वगैरह बजाते होंगे, जो शायद नहीं बजता होगा, खैर जो भी हो, तो मान लो कि 2 फिक्स पॉइंट है, एक दीवार है, ये दीवार है, 2 दीवार के बीच हम लोग एक स्ट्रिंग डाल दिए, रस्सी है यहां से यहाँ एक स्ट्रिंग या धागा हम लोग तान के बांध दिए, ठीक है। अब आप लोग सोचो कि यहाँ पर ये जो धागा है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना, तो हम लोग करते क्या है, इस धागा को ऐसे यहाँ पर खींच लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा खींच लिए और छोड़े, तो जैसे धागा को आप लोग खींच के छोड़ोगे तो धागा इस तरह से वाइब्रेट करेगा कि नहीं, जैसे धागा को खींच के छोड़ोगे ये ऐसे ऐसे जंप करेगा ना, कुछ वही फिगर हम लोगों ने यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। तो ये धागा जो इस तरह से वाइब्रेट करता है, तो धागा की किसी भी पार्टिकल को आप लोग गौर से देखो तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वाला पार्टिकल अभी ऊपर गया यहाँ, फिर उतने ही दूर नीचे आया यहाँ, तो जितना ऊपर गया उतने ही नीचे आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। तो ऐसा इस पार्टिकल के साथ भी आप लोग देखो तो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0। यही होगा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, बीच वाला का सबसे ज्यादा होगा, और जैसे किनारे आते जाओगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होते चले जाएगा। और एक जगह ऐसा पॉइंट हम लोगों को मिलेगा, 2 जगह एक्चुअली, यहाँ और यहाँ, जहां पर डिस्प्लेसमेंट तो पार्टिकल का होता ही नहीं है, तो ये वाला पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं और ये वाले पॉइंट को भी हम लोग नोड बोलते हैं। और इस तरह के वेव को एक्चुअली हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टैंडिंग वेव। ओके, स्टैंडिंग वेव क्या होता है, जिसमें नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर इन्वॉल्व्ड इन वेव फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू 0। वेव फॉर्मेशन में जितना भी पार्टिकल इन्वॉल्व है उन सबों का नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कितने के बराबर हो, 0, तो उसे हम लोग स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है खड़े हैं, एक जगह रुका हुआ है, इस वजह से इस वेव को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टैंडिंग वेव। ऐसा वही वाला बात है, सितार वगैरह में भी क्या होता है, वायलिन वगैरह में, यहाँ पर एक वायर और दूसरे तरफ एक वायर
इस तरह से तान के रख दिया जाता है। अब जैसे जैसे आप छोड़ोगे तो इस तरह से वाइब्रेट किया, तो इस तरह से वाइब्रेशन अगर आप लोगों को देखने को मिले तो वही एक्चुअली स्टैंडिंग वेव का एग्जांपल भी है कि नहीं बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर स्टैंडिंग वेव को अलग अलग तरह से देखते हैं कि क्या है कि यही धागा को हम लोग बीच में एक जगह पकड़ लेंगे। जैसे कि देखोगे ना कि धागा यहाँ से यहाँ और यहाँ तो फिक्स है ही, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी धागा को उंगली से दबा दिए या फिर किसी तरह से ज्वाइंट कर दिए, तो अब जो है ये वाला पॉइंट वाइब्रेट कर पाएगा क्या? नहीं, ये वाला पॉइंट वाइब्रेट नहीं करेगा। वाइब्रेशन में सिर्फ इतना और इतना ही इन्वॉल्व होगा, ये वाला अलग वाइब्रेट करेगा, ये वाला अलग वाइब्रेट करेगा। तो बताओ तो इस वाले स्टैंडिंग वेव में कितना नोड्स है? नोड्स मतलब जिस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, 1 2 3 नोड है ना, बस वही चीज हमने यहाँ पर बना रखा है। ये वाले में भी वही बात है कि दो टर्मिनल पॉइंट के अलावा बीच में भी हम लोगों ने दो फिक्स्ड पॉइंट बना रखा है। जैसे कि उंगली से धागा एक ही है, लेकिन उंगली से दो जगह अगर हम लोग दबा के रख दें तो बताओ तो वाइब्रेशन कुछ इस तरह से होगा ना। तो यहाँ पर कितना नोड है? 1 2 3 और 4 नोड। यहाँ पर कितना नोड है बताओ तो? 1 2 3 4 और 5 नोड। मान लेते हैं यहाँ पर ये एग्जांपल, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल, हर जगह स्ट्रिंग की जो लंबाई है दैट इज इक्वल्स टू एल। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन स्मॉल एल एंड वेवलेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव? तो आप लोग को वेव को काउंट करने तो आ ही गया होगा। वेव को बच्चों हम लोग कैसे काउंट करते हैं? अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि यहां से यहां तक आधा वेव, यहां से यहां तक एक वेव, यहां से यहां 1.5 वेव, यहां से यहां 2 वेव, ये तो जानते हो ना। तो बताओ तो ये इस तरह से है, तो यहां से यहां एक वेव होता है, तो इतना सा अगर हम लोग मिटा दें तो बताओ तो ये कितना हुआ? आधा वेव है ना। तो बताओ तो यहां से यहां तक का लंबाई जो है ये λ/2 होगा, और एल है ये पूरी लंबाई। तो यहाँ पर एल इज इक्वल्स टू λ/2। अगर नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख देते हैं, एल इज इक्वल्स टू λ/2 होगा कि नहीं होगा इस परिस्थिति में। तो यहाँ पर इंटर रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा एल और लैम्डा के बीच क्या होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखते हैं, तो यहाँ पर आप लोग गौर करोगे ये पूरा का पूरा एक वेव है। ध्यान से देखो है कि नहीं, ऐसे गया तो ये एक वेव आया, तो यहाँ पर ये पूरी लंबाई एल इज इक्वल्स टू लैम्डा के बराबर होगा इस परिस्थिति में। सही है ना। यहाँ पर बताओ तो एल और लैम्डा के बीच क्या रिलेशनशिप होगा? यहाँ एल और लैम्डा के बीच रिलेशनशिप होगा, यहाँ से यहाँ तक एक वेव है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक वेव है और ये आधा वेव है, यानी कि पूरा का पूरा कितना हुआ? 1.5 वेव, 1.5 वेव, यानी कि 3/2 लैम्डा। तो एल इज इक्वल टू यहाँ पर कितने के बराबर होगा बच्चों? 3/2 लैम्डा के बराबर। इसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ एक वेव है, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा वेव, एक वेव और ये 2 वेव, कुल मिलाकर कितना वेव हुआ? 2 वेव। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 2 लैम्डा। तो इस तरह से और भी फिगर अगर आप लोगों को स्टैंडिंग वेव में देखने को मिले तो मेरे ख्याल से आप लोग आराम से लैम्डा और एल, सॉरी ये क्या था? एल था। तो एल और लैम्डा के बीच इंटर रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सकते हो। लेंथ। अब नोड की बात करें, बताओ तो यहाँ पर कितने नोड हैं? नोड बताओ तो इसमें 2 हैं। यहाँ पर नोड कितने हैं बच्चों? 1 2 3, दिख रहा है ना। यहाँ पर नोड कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4, सही है। यहाँ पर नोड कितने हैं बच्चों? यहाँ पर नोड है 5। तो अब नोड के हिसाब से भी हम लोग लैम्डा और एल के बीच इंटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। वो आप लोग ध्यान से देखो कि यहाँ पर एल जो होता है, फॉर्मूला अगर हम लोग डेवलप करें तो एल इज इक्वल टू n-1/2 लैम्डा होता है। ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला स्टैब्लिश्ड फॉर्मूला है। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग एल और लैम्डा के बीच रिलेशनशिप निकालने के लिए जो अभी मैंने बताया ना, उसे ही इस्तेमाल करना, क्योंकि ये भूलने की जरूरत नहीं है ना, ये आप भूल पाओगे, ये भूल सकते हो। अब एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर बताओ तो नोड कितना है? 5। तो यहाँ 5-1/2 यानी कि 4/2 कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा। देखो तो वही रिजल्ट आया ना। ओह, बार बार यहाँ एल है, एल इज इक्वल टू 2 लैम्डा, सही है ना। इसी तरह से यहाँ पर नोड की जगह 1 2 3 4 रख दो, 4-1/2 यानी कि 3/2 लैम्डा। देखो तो एल इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा आया ना। यहाँ पर नोड की जगह 3 रख दो तो 3-1/2 एल इज इक्वल टू लैम्डा आया ना। यहाँ नोड की जगह 2 रख दो, 2-1/2 यानी कि एल इज इक्वल टू लैम्डा/2 आया ना। तो हम लोग फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि फॉर्मूला बस ध्यान में रखना, लेकिन यूज नॉर्मल वे में करना स्टैंडिंग वेव के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। अभी तक बच्चों हम लोगों ने जाना कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह के आधार पर।
एक्चुअली जितने तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज के डेट में हम लोग जानते हैं, उन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। अगर उन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उसके फ्रीक्वेंसी के आधार पर या फिर उसके वेवलेंथ के आधार पर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाएंगे तो जो एक सीरीज मिलेगा ना, बस उसी सीरीज को हम लोग बोल देते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे कि मान लो आप लोगों के घर में एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, पांच बच्चा, इस तरह से बहुत सारा बच्चा है आप लोगों के घर में, ABCDE नाम रखा हुआ है बच्चों का। और अगर आप लोग जानो तो इन सारे बच्चों का वजन भी अलग अलग होगा, वो देख के भी आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस चाइल्ड प्रेजेंट इन द होम, तो क्या होगा कि इन बच्चों को अगर वजन के आधार पर बढ़ते क्रम में, जो कि यहां पर लिखा है, या फिर घटते क्रम में हम लोग सजा देंगे तो जो एक सीरीज बनेगा ना, तो बस उसी सीरीज को हम लोग नाम दे देंगे वेट स्पेक्ट्रम ऑफ दिस पर्टिकुलर चाइल्ड्स। तो बस वही चीज हम लोग यहां पर भी बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बहुत सारा। तो उन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर उसके वेवलेंथ के आधार पर या फिर फ्रीक्वेंसी के आधार पर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाएंगे तो जो एक सीरीज बनेगा ना, जस्ट उसी सीरीज को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब उन चीजों को यहां समझते हैं। सामान्य तौर पर आप लोग जानो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है दैट इज कॉस्मिक रेज। ठीक है, ये आउटर स्पेस में पाया जाता है कॉस्मिक रे। अब हम लोग उससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो गामा रे होता है, जो कि आप लोगों ने देखा था कहां पर, रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा न्यूट्रल होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अल्फा तो पार्टिकल होता है, बीटा भी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसी तरह से एक्सरे था, तो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो गामा से भी कम होता है। तो आप लोग गौर कर रहे होंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम में हम लोग सजा रहे हैं। तो कॉस्मिक रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, गामा रे की फ्रीक्वेंसी उससे कम, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी उससे कम। और अगर हम लोग जाने तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी इससे भी कम होता है। तो यहां पर जो ये पैटर्न नजर आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और उसका जो ये विड्थ आप लोगों को नजर आ रहा है, विड्थ करने का मतलब फ्रीक्वेंसी का तो बहुत सारा रेंज होता है ना। तो कॉस्मिक रे कोई एक फ्रीक्वेंसी का नहीं होगा या कोई एक वेवलेंथ का नहीं होगा, यहां से यहां कई तरह का कॉस्मिक रे है जिसका की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। लेकिन उन सारे फ्रीक्वेंसीज के रेस को हम लोग मानते हैं कॉस्मिक रे। यहां से यहां बहुत तरह का फ्रीक्वेंसी होगा, उन सारे फ्रीक्वेंसी के वेव को हम लोग मानते हैं गामा रे। बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के वेव को हम लोग क्या मानते हैं, एक्सरे, यूवी रे। और विजिबल लाइट, ये सब का सब इनविजिबल होता है। विजिबल जो होता है ना, VISIBLE, विजिबल रेज जो होता है, जो कि हम लोगों को नजर आता है, जो कि सोलर स्पेक्ट्रम में भी हम लोग देखते हैं, वो बहुत ही नैरो रीजन होता है। यानी कि इस रीजन का आप लोग जानते भी हो कि लगभग 4000 एंगस्ट्रम से लेकर लगभग 76 to 7800 एंगस्ट्रम के आसपास होता है। क्या चीज, विजिबल रीजन। ठीक है, इन सारे लाइट्स को हम लोग देख सकते हैं। उसके नीचे जो होगा वो इंफ्रारेड रेज होगा। ठीक है, उसके नीचे जो होगा वो हो जाएगा आप लोगों का माइक्रोवेव्स। ठीक है ना, ये जो है ये क्या है, माइक्रोवेव्स। उसके नीचे जो होता है वो रेडियो वेव्स होता है। इन सबों को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को भी दो तरह से बांटा जाता है, FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो वेव, और AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो वेव। और भी होता है वेव जिसको कि हम लोग नाम दे देते हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स, मतलब जो सबसे बड़ा होता है उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो लॉन्ग रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो कई तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कई तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने यहां पर सजा रखा है ऑन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर अगर हम लोग किनारे में लिख दें फ्रीक्वेंसी, तो आप लोग अब ज्यादा क्लियर समझ भी रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी ऊपर बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है बच्चों की सर रे का होगा। तो आप लोग को देख के भी लग रहा होगा रेडियो वेव। यहां पर एक लाइन मैंने और ड्रॉ कर रखा है, वो बाद में आप लोग जानोगे कि हर एक रेडिएशन जो होता है सम एनर्जी से एसोसिएटेड होता है, और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी एनर्जी भी उतना ज्यादा, यानी कि एनर्जी जो होता है इन सारे रेडिएशंस का वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रीक्वेंसी चूंकि इस तरफ ज्यादा है, तो बताओ तो एनर्जी जो होगा इन सारे रेज का वो किस तरफ ज्यादा होगा, ऊपर। यानी कि कॉस्मिक रे की एनर्जी तो इतनी
इतनी ज्यादा होती है कि इसके संपर्क में अगर हम लोग आ भी जाए तो तुरंत से जल भुन के खत्म हो जाएंगे। इवन गामा रे की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। एक्सरे जो होता है एक मोमेंट के लिए, जैसे एक्सरे वगैरह बॉडी पे होता है ना, तो वो एक मोमेंट के लिए फ्लैश करा जाता है सिर्फ इनर पार्ट के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। ऐसा नहीं कि एक्सरे को हम लोग बहुत देर तक, यानी कि एक्सरे वाले रीजन में हम लोग 2-4 घंटे तक खड़े रह सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सरे भी डेंजरस होता है। यूवी रेज भी डेंजरस होता है। आप लोग सुने होंगे यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है सनलाइट से आता है, लेकिन वो जो होता है अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर वही यूवी रेज हम लोगों के स्किन वगैरह पर पड़े तो इसे जला देता है, अलग अलग तरह के परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन विजिबल रेज से कोई खास परेशानी नहीं होता है। इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव, ये सब की एनर्जी तो इतनी कम होती है कि इन सारे एनर्जी का कोई असर होता ही नहीं हमारे शरीर पर। ओके, इसीलिए रेडियो वेव तो हर जगह है, क्योंकि मोबाइल सिग्नल, टीवी का सिग्नल, ये सब जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ये किस फॉर्म में जा रहा है? रेडियो वेव्स के फॉर्म में। तो रेडियो वेव्स तो यहाँ पर हर जगह मौजूद है, तो हमारे शरीर से तो गुजर ही रहा, तो इन सारे वेव्स का कोई असर पड़ रहा है कि हमारे शरीर पर? नहीं। ऐसे थोड़ा बहुत तो होता ही होगा, जो कि हम लोग ये रोबोट 2 मूवीज में देखे थे थोड़ा बहुत। तो खैर जो भी कुछ है उनसे हम लोगों को लेना देना नहीं है। माइक्रोवेव्स के बारे में आप लोग जानते हो कि माइक्रोवेव ओवन वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, तो इसका भी अच्छा खासा एनर्जी तो होता ही है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इन सारे रेडिएशंस में विजिबल रे जो है, इसे हम लोग फर्दर बांट सकते हैं। ये विजिबल रे है ना, इसे हम लोग फर्दर बांट सकते हैं 7 बेसिक कलर्स में। तो आप लोगों को याद होगा, जैसे वो 7 बेसिक कलर क्या होता है? VIBGYOR। V फॉर वॉयलेट, सही है, तो I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। ये अलग अलग कलर है। तो यहां पर भी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, तो आप लोग जवाब दोगे ऊपर। ऊपर जाने पर एनर्जी ज्यादा, ऊपर जाने पर फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, लेकिन वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा किसका? रेड का। याद रखना है, ये चीज नहीं भूलना है, इसका इस्तेमाल बार बार होता है। लोगों को लगता है रेड मतलब खतरे का निशान, खतरे का निशान, उसका एनर्जी ज्यादा होगा। नहीं, देख रहे हो यहाँ पर रेड का एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सबसे ज्यादा। रेड का क्या चीज ज्यादा होता है? तो रेड का वेवलेंथ जो होगा वो इनमें से सबसे ज्यादा होगा। याद हुआ बच्चों? रेड का क्या चीज सबसे ज्यादा? रेड का वेवलेंथ जो है इनमें से सबसे ज्यादा। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि जितना भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाएंगे तो उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? व्हेन ऑल द नोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves are arranged in increasing or decreasing order of their frequency or wavelength, then the obtained series of electromagnetic waves is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग छोटी छोटी बातों को समझते हैं। जैसे कि कुछ कुछ बात होता है, वो क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। फोटोग्राफिक प्लेट होता है वही जो कैमरा वगैरह में पहले रील आता था ना, जिस रील में इमेज डेवलप हो जाता था, ऐसे ऐसे हम लोग देखते थे तो इमेज नजर आता था लाइट में रखकर, उसे ही हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर कौन कौन से रे का असर पड़ता है और कौन कौन से रे का असर नहीं पड़ता है? तो यहां से यहां जो होता है, इन सारे रेस का मतलब विजिबल रेस तक, यहां से लेकर कॉस्मिक रे से विजिबल रेस तक जितने भी रेडिएशंस हैं, ये सब फॉर्म इमेज, यहां पर लिख लेना, फॉर्म इमेज ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। लेकिन इंफ्रारेड और उसके नीचे जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, दे डज नॉट फॉर्म एनी इमेज अपॉन फोटोग्राफिक प्लेट। ओके, कि ये सारा जो है इंफ्रारेड और उसके नीचे फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज नहीं बनाता है। इन चीजों को याद रखना। मतलब फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज बनाने के लिए एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी या तो विजिबल रे में होता है या फिर ऊपर। तो इसीलिए फोटोग्राफिक प्लेट पर पूछा जाएगा कि बताओ तो गामा रे का इमेज बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये एक्सरे का इमेज बनेगा? बनेगा। एक्चुअली एक्सरे प्लेट वगैरह जो आप लोगों को दिया जाता है वो क्या रहता है? वो तो फोटोग्राफिक प्लेट ही रहता है। उसी फोटोग्राफिक प्लेट पर एक्सरे का इमेज ही तो बना। जहां जहां पर एक्सरे नहीं पहुंच पाया वहां पर धब्बा हो गया, वो हड्डी का निशान वगैरह मिल जाता है। जहां पर पहुंच पाया वहां पर एक अलग तरह का निशान बनता है। तो एक्सरे वगैरह जो होता है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज बनाता है, यहां से लेकर यहां तक, विजिबल तक। ये सब नीचे वाला फोटोग्राफिक प्लेट पर असर दे छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। इसके अलावे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एफएम एंड व्हाट इज एएम। एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है? कि दरअसल हम लोग वेव को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, किसी और रूप में मॉड्यूलेट कर दिए,
जिससे वेव का प्रोपगेशन इजी होता है। जैसे कि कोई भी वेव को, जैसे साउंड वेव ही है, इस साउंड वेव को यहां से किसी और जगह पर अपने को पहुंचाना है, मतलब अमेरिका पहुंचाना है, तो सीधे इसी फॉर्म में नहीं पहुंच पाएगा, उसे हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं। तो कैसे मॉड्यूलेट करते हैं? दो तरह से। देखो यहाँ पर जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम करेंगे, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है ना, एम्पलीट्यूड बदलेंगे। तो अभी देखो ये छोटा एम्पलीट्यूड, अभी देखो बड़ा होता जा रहा है ना, गौर कर रहे हो, एम्पलीट्यूड बड़ा हो रहा है, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया। गौर से देखना, ध्यान से दिख रहा है कि ये जो है इस वेव को हम लोग मॉड्यूलेट किए इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में मॉड्यूलेट में अंतर क्या हुआ, एम्पलीट्यूड बदल रहा है, एम्पलीट्यूड कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, बढ़ गया। तो इस ये जो है ये कैसा वेव है बच्चों, एम। अगर इसी वेव को एफएम में कन्वर्ट करें, एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो आप लोग देखो, देखना ध्यान से, ये वेव है, ये वेव है, ये वेव है, देखो एम्पलीट्यूड सेम ही रह रहा है, एम्पलीट्यूड में अंतर हो रहा है, एम्पलीट्यूड में कोई अंतर नहीं हो रहा है, दिखा। अब क्या हुआ कि गौर कर रहे होगे, कभी ये वेव चिपक गया, कभी फैल गया, कभी चिपक गया, कभी फैल गया। क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मॉड्यूलेट हो रहा है, कभी फ्रीक्वेंसी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा। बताओ तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, ये वेवलेंथ यहाँ पर ज्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी कम, यहाँ पर वेवलेंथ कम है मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी बदल रहा है ना यहाँ से वहां, तो इस तरह से वेव को हम लोग, मॉड्यूलेटेड वेव को क्या नाम दे देते हैं, एफएम, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब बच्चों आप लोगों को ये चीजें तो याद हो गई, अब आप लोगों को याद करना है कि इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमारे लाइफ में एक्चुअली क्या योगदान है और इसका क्या इस्तेमाल होता है। ओके बच्चों, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक से अधिक कई तरह का इस्तेमाल होता है, अलग अलग तरह का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं, जिनको अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखा, उन सबों का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक डेफिनेट रेंज होता है। उन सारे रेंज को अगर आप लोग देखो तो कॉस्मिक रे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती थी, आप लोगों को ध्यान होगा, वो 10⁻21 हर्ट्ज से भी ज्यादा, 10⁻21 हर्ट्ज मतलब साइकिल पर सेकंड भी हम लोग बोल सकते हैं, उससे भी ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है। तो वेवलेंथ ऑब्वियस सी बात है बहुत कम होगी, और ये 10⁻⁻12 मीटर, जिसको कि हम लोग पिकोमीटर बोलते हैं, यानी कि 1 पिकोमीटर से भी छोटा वेवलेंथ होता है किसका, कॉस्मिक रे का। गामा रे की अगर बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज करती है 10⁻20 से 10⁻21 के बीच, और वेवलेंथ जो होता है वो लगभग 10⁻⁻12 के आसपास होता है। एक्सरे की बात करें तो एक्सरे 10⁻17 टू 10⁻19 हर्ट्ज के रेंज में रहता है, और इसका वेवलेंथ जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के इर्द गिर्द पाया जाता है। यूवी रेज की अगर हम लोग बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻15 टू 10⁻16 हर्ट्ज के आसपास होता है, और वेवलेंथ जो है ये भी 10⁻⁻7 मीटर के आसपास पाया जाता है। विजिबल रेज, जो कि जिन रेज को हम लोग देखते हैं, जिनकी वजह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उन सारे रेज की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻13 टू 10⁻14 हर्ट्ज के रेंज में होता है, और वेवलेंथ जो है ये 10⁻⁻6 मीटर के आसपास, यानी कि आगे पीछे होता है। इंफ्रारेड रेज की बात करें तो ये 10⁻12 से 10⁻13 हर्ट्ज के रेंज में लाई करता है, और इसका वेवलेंथ 10⁻⁻4 मीटर के आसपास होता है। माइक्रोवेव्स 10⁻9 टू 10⁻11 हर्ट्ज के आसपास होता है, और इसका वेवलेंथ जो है 10⁻2 मीटर के आसपास होता है। रेडियो वेव्स जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻5 टू 10⁻8 हर्ट्ज के आसपास होता है, और इसका वेवलेंथ 10⁻2 मीटर के आसपास होता है। 10⁻2 मीटर आप समझ रहे हो कि लगभग किलोमीटर में आ जाता है, और इससे ज्यादा, यानी कि इससे ज्यादा लॉन्ग रेडियो वेव वगैरह जो रहेगा वो तो किलोमीटर्स में वेवलेंथ होता है उसका, यानी कि वेव जो है ऐसे यहां से उठा तो ये जहां पर गिर के उठेगा दोबारा, यानी कि एक वेव जो है ये 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर इस रेंज में होता है, यानी कि यहां से उठा तो सीधे जाके दिल्ली में निकलेगा। तो बता लो इतना भयानक भयानक वेव होता है रेडियो वेव्स, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप लोग विजुलाइज भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। वैसे मेरा सजेशन रहेगा कि ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज ए टीचर हमको पढ़ाना होता है तो हमको पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चंस वगैरह जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का होता है ना, तो एग्जाम में
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन रहता है। तो बच्चों इन चीजों पर स्ट्रेस मत देना। लेकिन ये वाला चीज जो यूजेस है अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इसका भी क्वेश्चन वगैरह सामान्य तौर पर बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलता है, एक आध क्वेश्चन लेकिन दिख जाता है। तो लेकिन इन चीजों को विजुलाइज कर लेने पर अच्छा रहता है। यूजेस आप लोग देखोगे ना तो सामान्य तौर पर कुछ याद बात नहीं करना है, देख लो। जैसे कॉस्मिक रे है तो वाजिब है स्पेस वगैरह में पाया जाता है, तो वहां पर ही इसका इंटरस्टेलर स्पेस में कुछ कुछ इस्तेमाल होता है, जो कि हम लोगों के सामान्य रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है। गामा रे की अगर हम लोग बात करें तो कैंसर ट्रीटमेंट में आप लोगों ने सुना होगा कि कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन वगैरह दिया जाता है, तो कौन सा रेडिएशन, गामा रे वगैरह से म्यूटेशन वगैरह करके कैंसर का ट्रीटमेंट करा जाता है। उसी तरह से एक्सरे वगैरह जो है, एक्सरे तो आप लोग देखे ही होंगे, मेडिकल पिक्चर्स वगैरह, मेडिकल पिक्चर करने का मतलब वही हड्डी वड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है उन चीजों को देखने के लिए मेडिकल पिक्चर। और साथ ही साथ मटेरियल्स टेस्टिंग। मटेरियल टेस्टिंग क्या होता है ना कि जैसे कि कोई कंक्रीट का दीवार है या कंक्रीट का पिलर है, ठीक है ना, तो उस पिलर के अंदर हो सकता है क्रैक होगा, तो इंजीनियरिंग वगैरह में भी वो क्रैक्स वगैरह ढूंढने का इस काम करा जाता है। या फिर कोई लोहे का मशीन है तो अंदर के हिस्से में कहीं क्रैक वैक है या क्या स्थिति है, तो उन चीजों को समझने के लिए भी मटेरियल टेस्टिंग में एक्सरे वगैरह का इस्तेमाल होता है। बच्चों यूवी रेज की बात करें, अल्ट्रावायलेट रे, तो ये जर्मिसाइडल लैंप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। आप लोग देखे होंगे कैंट वगैरह जो आप लोगों के घर में होगा वाटर प्यूरिफायर, तो वहां पर लिखा होता है यूवी रेडिएशन। तो वो यूवी रेडिएशन जब पास किया जाता है वाटर के थ्रू तो उसमें जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो किल हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो जर्मिसाइडल लैंप्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। विजिबल रेज देखने में इस्तेमाल होता है। अगर विजिबल रे ही नहीं रहेगा तो ना आप हमको देख पाओगे ना हम आपको देख पाएंगे, हम तो आपको ऐसे भी नहीं देख पा रहे हैं। आप लोग हमको वीडियो के थ्रू जो देख रहे हो, इन चीजों का वजह क्या है, ये विजिबल रेज। ओके, इंफ्रारेड रेज की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियस सी बात है हीटिंग पर्पस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज को ऑब्जेक्ट को गर्म वरम करने के लिए। माइक्रोवेव्स, आप लोग चिकन वगैरह बनाते होंगे ओवन वगैरह में, तो उन ओवन्स में कुकिंग वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड, बहुत तरह का पेस्ट्रीज वगैरह, पेस्ट्रीज या क्या बोलते हैं, कुछ भी जो भी कुछ बनाना रहता है कुकिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मुख्य इस्तेमाल होता है रडार के रूप में। आप लोग जानते हो कि दुश्मन का जहाज हमारे क्षेत्र में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो हम लोग कैसे करते हैं, तो वो रडार में इकोसिस्टम होता है, वही चमगादड़ वाला कॉन्सेप्ट, तो बैट वाला कॉन्सेप्ट से रडार बनता है, आप लोग जानते होंगे। तो वहां पर कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस्तेमाल होता है, तो माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव का इस्तेमाल तो सिग्नल ट्रांसमिशन में होता ही है। जो अभी आप लोग मेरा वीडियो देख पा रहे हो ये इंटरनेट के थ्रू, तो ये सिग्नल आप लोगों को मिल रहा है तभी तो मेरा वीडियो देख रहे हो। मोबाइल से आप लोग कॉल करते हो, टेलीविजन में आप लोग देखते हो, मैच वगैरह रेडियो में सुनते हो, तो इन चीजों में क्या चीज का इस्तेमाल होता है, रेडियो वेव्स का। बच्चों तो आज का लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। और आप लोग अगर यहां तक पहुंच गए हो, मतलब वीडियो के इस वाले हिस्से में पहुंच गए हो, तो जरूर से आप लोगों में काबिलियत होगी और थोड़ा काबिलियत मेरे में भी कि आप लोगों को यहां तक जोड़ के मैं रख सका। ओके, तो इसलिए बस आप लोग इतना कर दो कि इस वीडियो को लास्ट में लाइक कर दो और इस वीडियो को जरूर से बिना शर्माते हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शेयर करने में लाज लगता है, तो शेयर जरूर से जरूर कर दो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट भी करो। इवन आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ साथ रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हो, कि इवन बड़े बुजुर्गों को भी शेयर कर सकते हो, कि उन लोगों को भी तो कुछ कुछ जानकारी मिलते रहना चाहिए। क्योंकि इस कोरोना काल में कुछ भी देखने और सीखने को मिल गया तो क्या आफत हो जाएगा, तो उन लोगों को भी शेयर करो और उन लोगों को भी प्लीज 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 सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग मोटिवेट करो। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।